इंतज़ार एक औरत का कहानी का अंतिम भाग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसे हज़ारों काम थे। बाहर एक कुआं था, वहाँ से ज़रूरत भर पानी लाना, कपड़े सीना, बच्चों की देखभाल करना, मेरी सेवा, सब कुछ हंसी खुशी किया करती। किसी भी व्यक्ति से देर तक बातें करना शगल अभी तक छूटा नहीं था। मेरे सहकर्मी कई बार रात के समय मेरे घर पहुँचने का इंतज़ार करते, उससे बातें करते रहते। वो उन्मुक्त भाव से हंसती मुस्कुराती। मैं बाहर से ही सम्मिलित हाथ सुनता, कुछ चुभता दिल में। कुछ समय बाद भद्दी गालियां सुनाकर आराम पहुंचाता खुद को। किंतु मैं स्पष्ट उसे कभी न कह सका कि इस प्रकार से मर्दों से बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह तो फिर समझने से रही। मैं कभी कभी अपनी किस्मत पर तरस खाता। कैसी पत्नी दी भगवान ने, जिसे लोक व्यवहार की जरा भी समझ नहीं। वह स्वयं यह पसंद नहीं करती थी कि मैं किसी औरत में रुचि लूं। एक बार का वाक्य याद है। घर में एक युवती दूध बेचने आया करती थी। उसके नाक नक्श बहुत अच्छे थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, फिर आंखें नचा नचा कर बिंदास बातचीत। वह फूल तो मैं भ्रमर बन गया। उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। खुलकर बातें करते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि वह सब कुछ देख रही है। इस मामले में मेरे जैसा धैर्य उसमें नहीं था। वो मुझ पर चिल्ला पड़ी, ये क्या है? आंखें नचा नचा कर फालतू बातें कर रही है, दूध बेच रही है या आदमी फंसा रही है? उसकी तड़क सुनकर मैं सनका खा गया। दूध वाली जरा गंभीर हुई। हमरो घर में आदमी है बाई, वह धीरे से बोली और टोकनी उठाकर चली गई। मेरी आंखों ने उसका पीछा किया कुछ दूर तक। बाद में भी उसने मुझे खरी खोटी सुनाई थी। पर्दा जरा और घना हो गया। उसने मैट्रिक पास किया अच्छे नंबरों से। पेपर में उसका रोल नंबर न देख मैं आश्वस्त हुआ। मैट्रिक पास करना कोई खेल नहीं, जो पास हो जाएगी टूटने दो घमंड पढ़ाई का। परंतु मेहनत की है उसने, कितनी गालियां खाई। कई बार तो वह कंघी भी नहीं कर पाती थी पढ़ाई के चक्कर में। उसे पास जो होना था, मन में उसके लिए जो प्यार था वो आहत हुआ था। सचमुच मैट्रिक पास होना हंसी खेल नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी। वह बार बार अखबार के पन्नों में अपना नंबर खोज रही थी, परंतु जब मैं मार्कशीट लेने स्कूल पहुंचा तब मेरे हाथ में प्रथम श्रेणी की मार्कशीट थी। बताया गया कि किसी कारण से कुछ रोल नंबर प्रकाशित नहीं हुए थे। खुशी के आवेश में मैं सारा विरोधाभास भूल गया और मिठाई का डब्बा लेकर हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर घर पहुंचा। माता के आकस्मिक निधन के कारण वो रो रो कर अधमरी हो रही थी। थोड़ा सा बल मिला उसे जीने का। एक दिन ऐसा आया जब वह समाज शास्त्र में स्नाकोत्तर डिग्री लेकर घर आई और कुछ ही दिनों बाद स्कूल शिक्षा विभाग में नौकरी का अवसर हथिया लिया उसने। तब तक हमारे 3 बच्चे हो चुके थे। छोटा बेटा अभी 1.5 वर्ष का था। मैंने मना किया था, नौकरी के फेर में मत पड़ो, बच्चों को देखो। हम दोनों नहीं रहेंगे तो इन्हें कौन देखेगा? फिर मुझे संशय ने घेर लिया। उसने स्कूल ज्वाइन किया। हम अपने छोटे बेटे को स्कूल लेकर पहुँचे। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पहले वह सरकारी अस्पताल में कमर में इंजेक्शन लेती, फिर बच्चे को गोद में लिए एक हाथ में डोलची, उसमें चादर जांघिया आदि होते। सिटी बस में चढ़ती, भीड़ के कारण अक्सर खड़े खड़े जाना पड़ता। बच्चा रोने लगता। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। कभी कोई महिला दया करके अपनी सीट दे देती, कभी यूं ही जाना पड़ता। घर से स्कूल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर थी। आते समय के लिए रिक्शे की व्यवस्था थी। वह हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर था। बच्चे दोनों जल्दी बड़े होते गए, समझदार हो गए। वे आपस में संभलना सीख गए। मैंने उस समय जितना हो सका उसका सहयोग किया। पर्दा और घना होता गया। मैं सेनावृत्ति से रिटायर्ड हो गया और वापस गांव जाना चाहता था। वो अपने बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाना चाहती थी। अब तो हमारे झगड़ों की वजह थे बच्चे। वह अपने वेतन से बच्चों के लिए खिलौने ले आती, दूध के लिए मेरे घनघोर विरोध के बाद गाय पाल ली। इसमें हमारे एक मित्र ने भरपूर साथ दिया। उसने गाय का दूहना सिखाया। मेरी अनुपस्थिति में उसने नई बसने वाली कॉलोनी में जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। झगड़े हुए। यह तो अवश्य कहूँगी कि गाली आगे बढ़ने हिमाकत मैंने दोबारा नहीं की। एक दिन ऐसा भी आया जब खचाखच भरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी पुस्तक का विमोचन हुआ। मुझे इस संबंध में उसी समय पता चला।
खुशी, आश्चर्य, उपेक्षा में तिलमिला रहा था। मुझ उस समय यह याद नहीं रहा कि वह प्रारंभ में ही अपना पांडुलिपियाँ से लेकर ससुराल आई थी। मैंने हर हाल में सब चीज़ों से उसे दूर रखने की कोशिश की। पढ़ने का काम आएगा बच्चों के। घर आकर मैंने सारी प्रशंसा, विद्वता, लेखकीय विशेषता का मुलम्मा झाड़ दिया, जैसे फूलों की माला के एक एक फूल नोचकर फेंक दिए जाए। सारी प्रसन्नता का नशा हीरन कर दिया। मैंने बहुत झाड़ा, लेकिन वह चादर और घनी हो गई। उसकी छवि अब कुछ धुंधली सी दिखने लगी। मैंने छीनने झपटने की जो परंपरा विकसित की, अब वही मेरी तकदीर बन गई। प्रातः 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक उसके कार्यक्रम में कहीं नहीं रहा गया। भीड़ भरे घर में अकेलापन अजीब बात है। बच्चे बड़े हो गए, वह देश की जानी मानी साहित्यकार बन गई। लोग कहते हैं वह हर दिल में प्रवेश की कला जानती है। मैं तो देखता ही आ रहा हूँ, देखता क्या भोगता रहा। मेरे दिल के सिवा वह सबके दिल में बसती थी, या फिर मुझसे आगे निकल गई। रास्ता बहुत पहले ही चुन लिया था उसने गुपचुप। पहले तो मुझे खिलाए बिना गुस्से में रहा नहीं, मनाए बिना एक दिन भी वो खाना नहीं खाती थी। मुझे याद है कभी कभी 10 से 15 दिन गुजर जाते थे। वह पानी के सहारे सारे कार्य करती थी। जब अर्थराइटिस की बीमार हुई तब डॉक्टर ने कह दिया भूखे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और कहाँ से उसे गुरु मंत्र मिला मैं जान नहीं सका। मुझसे पहले खाने लगी। जब हाल देखा तो मुझे इससे ब्रह्मशास्त्र को सदा के लिए त्यागना पड़ा। मेरा ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में हो गया। हमने बड़ी कोशिश की कि ट्रांसफ़र रद्द हो जाए, परंतु ये हो ना सका। मुझे एक बार पुनः ढिंढवाराम बनना पड़ा। मेरे अंदर पुराने में अंगड़ाई ली। जिंदगी के बचे कुचे दिनों में मैंने जिंदा दिली से जीना चाहा, जैसे कि पकाओ खाओ, जब तक चाहो ताश खेलो, जब तक नींद आए सो जाओ। मेरी जिंदगी में भीड़ भरा सूनापन था। उसे पिटने के लिए मेरी चेतना चलायमान थी। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी। मर्द, रक्षक, भर्ता। वह एक मोटी तगड़ी काली कलूटी चपटी नाक वाली स्त्री थी। 5-6 बच्चों की माँ और एक पुतले जैसी पति की पत्नी। थाने के सामने चाय की दुकान थी उसकी। उसके नाक बहते कीचड़ भरी आंखों वाले घुटनों तक नाड़ा लटकाए बच्चे दौड़ दौड़ कर चाय की केटली के लिए थाना आते। बैरक में बिस्तर लगाया था, अक्सर चाय भी लेकर आने लगी थी। वो सीधे पल्ले में मोटी वाली साड़ी पहनती थी, मांग में ढेर सारा सिंदूर और मुंह में पान। साहब कहते उसका मुंह नहीं थकता। साहब कहीं किसी से मेरी दुकान उठवा दी तो उसकी आंखों में भूख उतर आती थी। हमारे रहते किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी दुकान हटा दे। मुझ में प्रभुत्व का संचार हो जाता। वह अपनी एक एक समस्या की चर्चा करती, कैसे उसका पति शराब पीकर उसको परेशान करता, किन किन को मुफ्त में चाय पिलानी पड़ती उसे, कौन कौन उसे बुरी नज़र से देखता। रुपये पैसे की तंगी होने लगी, वो मांग लेती थी। मांग के खाने में कौन सी लाज है? आप हमारे मालिक हैं, भाग्य विधाता है। आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मैं उसे देता रहता जो कुछ वह चाहती। जैसे ही मैं उसकी तिरपाल वाली दुकान में जाता, पूरा परिवार सक्रिय हो जाता, जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ, पुलिस विभाग का हो जाता हूँ। मुझे संतुष्टि मिलती, मेरा भी कुछ मान सम्मान है। बेकार वहाँ पड़ा रहा। उसके खूंटे से बनकर मेरी ड्यूटी के बाद का समय उसकी दुकान पर ही व्यतीत होता। अजीब से सपने सजोता, आंखों में तैर जाते। छठे कलूटे बच्चों को देखकर हुक्म बजा रही थी। तापी मेरी बगल में बैठकर पान खा रही थी। भुट्टे पर चाय उबल रही थी। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। हाँ ठीक है, नौकरी में क्या रखा है, रोज यहाँ से वहाँ दौड़ो पेटी उठाए। किसी ने ठीक ही कहा, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। मेरे कुछ खैर ख्वाह उसे आगाह करने लगे। आंटी ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले उसने विश्वास नहीं किया, फिर आगाह किया। मैंने बात टाल दी। उसने बार बार कुरेदा, मुझे निष्कर्ष कहा, आप यहाँ चाय पीने नहीं जाएंगे? मैं तो खार खाए बैठा था, झल्ला गया। मुझे रोकने वाली तुम होती कौन हो? ज़रूर जाऊँगा, मैंने उत्तर दिया। उसने अपना ज्ञान बघारा, शास्त्रों की कही बातें कही, लोक परलोक का भय दिखलाया, परंतु मैं माना नहीं। बस किसी तरह उसके पति बिहारी को भगाने की जुगत में लगा गया। इस बार तो घर से ज़ोरदार झगड़ा करके आया था। साफ कह दिया था, अब कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम रखो अपना घर द्वार बाल बच्चे। खाना खाए बिना वापस मानपुर आ गया। यहाँ तापी पूरी तरह समर्पित था, मेरी राहों में आंखें बिछाए बैठी थी।
आप नहीं रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कहीं मत जाया करिए। उसने झुकी निगाहों से मुझे देखा था। मैं निहाल। वह मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। उसके हाथ के मोटे चावल का भात और टमाटर की चटनी खाई। घर की सजी थाली आडंबर प्रतीत हुई। क्या आवश्यकता है दाल चावल रोटी सब्जी रायता पापड़ अचार की? उसने कभी मन में खाया कुछ? भोजन तो बस चटनी भात, चला जाएगा जीवन अच्छी तरह। बिहारी है रास्ते का कांटा। तुम्हारा पति कुछ करता नहीं, तुमसे लड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा लहजा न होता तो घर के अंदर बंद कर देता। मैंने सहानुभूति जताई थी। शायद उसका मन ले रहा था इस बात का कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस नजरें झुकाई मेरी बात सुनती रही। मेरे बच्चे हैं साहब, वह होठों में बोली। अगर बच्चों की जिम्मेदारी ले ली जाए तब? मेरी जबान पर दिल की बात आ गई। उसने आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आशा की परछाइयां डोल उठी। ऐसा कौन होगा भगवान स्वरूप? हाँ कहो न, कोई तो होगा, तभी तो कह रहा हूँ। वह कोई उत्तर देती इसके पहले ही बिहारी आ गया। वह नशे की धुत में था। कदम लड़खड़ा रहे थे, मुंह से लार निकल रहा था। वह बीड़ी जलाने की असफल चेष्टा कर रहा था। मैंने घर आकर देखा तो वह आकर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी। मेरा दोस्त भी बैठा था। उनमें कुछ बातें हो रही थी। बताइए ठाकुर साहब, क्या इन्हें ऐसा कहकर घर से निकलना चाहिए? पूरे दिन इनकी खातिरदारी में लगी रही। महीने भर के कपड़े धोए, राशन साफ किया, खाने को कुछ अच्छा बनाया। कब इन्हें पास बैठती जो लड़ाई की। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। हमने शादी कर दी तो आदमी बन गया। बेवकूफ़, आइंदा ऐसी हरकत की तो पटक कर पीटेंगे तुझे। उस बिहारिन के चक्कर में उसने गुस्से में मेरी पूरी कलाई खोल दी। मन तो हुआ कह दो, रखो वापस अपनी शादी, इसने अच्छी मुझसे मिल रही है। किंतु न जाने क्या सोचकर मैं चुप रह गया। मुझे शर्मिंदा देखकर दोस्त चला गया था। वह मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ कहने सुनने को नहीं था। उसके आंसू मेरे जलते दिल पर छरछराहट उत्पन्न कर रहे थे। पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक संबंधों का मोहताज नहीं होता। हमारे धर्म में इसे अटूट माना जाता है। आप सीधे मेरे साथ चलिए। हमारा छोटा बेटा बीमार है, उसे दूसरों के भरोसे छोड़ कर आई। उसने तापी का घनघोर विरोध किया। उसे अपशब्द कहे, उदाहरण दिए जिनमें बात हत्या तक पहुंची थी। मैं मुंह फुलाए रहा। यदि तुम सोच रही हो कि मैं तापी के यहाँ चाय पीना छोड़ दूंगा तो नहीं हो सकता, चाहे जो हो। मैंने टका सा जवाब दिया। मैंने उसे खाने को कुछ बिस्किट दिए जिसे उसे नहीं खाए। इसमें तापी की चाय केतली लिए धड़ल्ले से बेरक में घुस आई। एक दूसरे को देखकर दोनों सकपका गई। उसके अभिजात्य सौंदर्य ने तापी का मुंह बंद कर दिया। तापी के रूप रंग से उसका मुंह बंद कर दिया। छी छी, ऐसी औरत का नाम लेकर वह अपने पति पर शक करती रही जिसे देखने भर से झुरझुराहट हो रही है त्वचा में। वह चाय देकर चली गई जो अंत तक रखी रह गई। मैंने पान खाने बहाने बैरक से निकल गया। वह जानती थी घड़ी घड़ी पान खाने की मेरी आदत पुरानी है। ठेले से पान खाकर आ रहा था कि तापी की दुकान की तरफ हल्ला सुना। वे दोनों भरी दोपहरी में खुलेआम लड़ रहे थे। इधर उधर फलान ठिकान करते नहीं। रोती और मुझे पैसा देने से रोती है। वो अपनी पत्नी को बुरी बुरी गालियां दे रहा था। मैं नहीं देख रहा हूँ क्या? तुम क्या कर रही हो? अंधा नहीं हूँ। उसने तापी पर हाथ उठाया। उसने हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। तुम मुझे मारोगे जिसे कमा कर मैं पाल रही हूँ। हाँ, मैं छिनाल हूँ। जो तुम कह रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, मैं वो हूँ। बाबू भैया साहब, सुबह को पटाकर न रखूं तो यह दुकान दूसरे दिन ही उठ जाएगी यहाँ से। तुझे कौन पूछता है? वह तो मैं हूँ जो तुझे इतने दिन से निभा रही हूँ। वह गुस्से में अपना आपा खो चुकी थी और आपस में एक दूसरे को वो मारने लगे। तापी अपने परिवार भर में मोटी तगड़ी थी। बिहारी तो एकदम सिकिया पहलवान था। उसका छरकना उछलना देखने के लिए वहाँ भीड़ लग गई। अब वह ताबड़तोड़ लात घूसों से लड़ रहे थे। अभी तुरंत तुझसे 1000 गुना अच्छे के साथ जा सकती हूँ। बाप रे बाप, ये कैसी औरत है। मैं दबे पांव बैरक की ओर भागा जहाँ वह लगातार रो रही थी। मुझे देखते ही वह फिर से लिपट गई। हमारे बच्चे को पीलिया हो गया है, कुछ पचता नहीं पेट में। गलती सही, माफ़ कर चलिए।
मेरे लिए वैसे ही उसके लिए। मेरे हाथ उसकी पीठ पर सरकने लगे। अब समझ में आया कि मर्द क्या होता है, कैसे रो रही है, क्यों नहीं कर लेती बच्चे का इलाज। पहचान है, रुपया है, चालाकी है। अरे ये तो वही औरत है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पौरुष रूपी अंगारे पर जमी राख उड़ गई। चलो अभी चलते हैं, हमें बस मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिस औरत को वो पूरी कहानी में खोज रहा है, अंतिम की लाइनों में उसका अर्थ बताया गया है। कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें।